हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो स्टूडेंट्स इस बार कक्षा 10 में हैं और कक्षा 12 में हैं, उनके लिए इस बार परीक्षा 24 अप्रैल से होनी है और वो पूरी तरीके से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं उन सभी विद्यार्थियों को जो भावी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, और मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छी तैयारी के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश करें, परीक्षा दें, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। इसी परिप्रेक्ष्य में हम हिंदी के कुछ मॉडल पेपर आप लोगों के लिए तैयार किए हैं और संभवतः मुझे उम्मीद है कि उन मॉडल पेपर से आप सभी को बहुत कुछ लाभ होने वाला है, क्योंकि एक एक नंबर के बहुत से प्रश्न आते हैं। व्याकरण से संबंधित जितना पार्ट्स है वो टोटल आप सभी का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप हिंदी का पेपर पाते ही उस पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको अपने जो भी विद्यार्थी कक्षा 10 के हैं उनको शेयर करिएगा, ताकि वह भी इस मॉडल पेपर का लाभ ले सकें। और लाइक करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो हम देखते हैं कि हिंदी का जो मॉडल पेपर है वो किस प्रकार से आता है और किस प्रकार से उस पेपर को हम हल करेंगे। तो आज के मॉडल पेपर से हमें यही सीखना है। देखिए, सबसे पहले क्या आता है कि जब एक प्रश्न आता है और उस प्रश्न में लिखा होता है कि निम्नलिखित में से कोई एक विकल्प सही है, उस सही कथन को पहचान कर लिखिए। तो उसमें 4 कथन दिए होते हैं, 3 गलत होते हैं और एक कथन कोई सही है। तो जो सही कथन होता है उसे हमें पहचान कर लिखना होता है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि जब हमें उन चारों विकल्पों के विषय में जानकारी होगी, तभी हम उस चौथे कथन को सही पहचान पाएंगे। अगर हमें 3 कथन पता नहीं है तो हम चौथे कथन को पहचान नहीं पाएंगे और यही होगा कि इसमें पता नहीं कौन सा सही है, कौन सही नहीं है। तो आइए देखते हैं, एक मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर का सबसे पहला प्रश्न यही है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अब इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन आता है, वो सबसे पहला ऑप्शन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कवि हैं। तो रामचंद्र शुक्ल के लिए क्या कहा जा रहा है कि रामचंद्र शुक्ल कवि है। अब एक तो कथन ये हो गया। इसके बाद जो दूसरा कथन है वो है संस्कृत के 4 अध्याय। इसका दूसरा कथन क्या है? संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो क्या ये विकल्प सही है? इसके बाद इसका जो तीसरा विकल्प है, वो तीसरा विकल्प कौन सा है? तीसरा विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र रीतिकाल के कवि हैं। तीसरा विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र रीतिकाल के कवि हैं। इसके बाद इसका चौथा विकल्प है कि स्कंदगुप्त। इसका चौथा विकल्प है स्कंदगुप्त धर्मवीर भारती की रचना
है। तो ये जितने 4 विकल्प आप लोग देख रहे हैं, इन 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही है। अब हमें इन विकल्पों के विषय में पता होना चाहिए, तभी हम जान पाएंगे और तभी हम लिख पाएंगे, अन्यथा हम लिख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए जो हमारा पहला विकल्प है ये क्या कहता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कवि हैं। तो क्या विकल्प सही है? सही नहीं है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कवि नहीं है। इसका मतलब पहला विकल्प हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। इसके बाद जब हम दूसरे विकल्प की ओर बढ़ते हैं, दूसरा विकल्प है कि संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। हाँ, बिल्कुल यही विकल्प हमारा सही है। तो हमें क्या करना होता है परीक्षा में? इसी विकल्प को अर्थात सही विकल्प को अपनी कॉपी के ऊपर नंबर डाल के हमें लिख देना है। हम क्या डालेंगे? सेकंड नंबर डालेंगे और यही लिख देंगे कि संस्कृत के 4 अध्याय ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगले विकल्प को हम देख लेते हैं कि अगर क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र रीतिकाल के कवि हैं? नहीं, ये रीतिकाल के कवि नहीं है, ये आधुनिक काल के कवि और लेखक दोनों हैं। ये आधुनिक काल के कवि और लेखक दोनों हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही भारतेंदु युग का नामकरण किया गया। तो ये बात तो क्लियर हो गई। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि स्कंदगुप्त धर्मवीर भारती की रचना है? नहीं, ये धर्मवीर भारती की रचना नहीं। तो फिर किसकी रचना है? ये है जयशंकर प्रसाद की रचना। किसकी रचना है? ये है जयशंकर प्रसाद की रचना। तो इसका मतलब ये विकल्प भी गलत हो गया, प्रश्न की दृष्टि से ये विकल्प भी गलत हो गया। तो हमारा जो सही विकल्प था वो हमारे सामने आ गया और इस प्रकार से हमने 1 नंबर सही कर लिया। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। अब कुछ कृतियां हैं, देखिए कुछ रचनाएं दी गई हैं और ये है हमारा, ये था उत्तर नंबर 1 का था और यहां पर आएगा उत्तर नंबर 1 खा। अब उत्तर नंबर 1 खा में क्या करना है? तो देखते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचनाकार का नाम लिखिए। अब सबसे पहले तो हमें देखना है कि रचनाएं कौन सी हैं। सबसे पहली रचना है चिंतामणि। कौन सी रचना है? चिंतामणि। दूसरी रचना हो गई अजात शत्रु। दूसरी रचना कौन सी हो गई? अजात शत्रु हो गई। और फिर इसके बाद है खून के छींटे। अगली रचना है खून के छींटे और अगली रचना है पैरों में पंख बांधकर। पैरों में पंख, पैरों में पंख बांधकर। ये 4 रचनाएं हैं और इन 4 रचनाओं में से एक रचना पूछी जा रही है। अब वो तुमको एक रचना बतानी, परीक्षा में एक रचना आएगी, लेकिन यहाँ पर हम मॉडल पेपर हल कर रहे हैं, इसलिए हम इन सारी रचनाओं के रचनाकार का नाम जान लेंगे, ताकि अगर इनमें से कोई भी परीक्षा में आ जाए तो उसको बड़ी आसानी से कर सकें और किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो सब लोग जानते हैं चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। फिर देखते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। अजात शत्रु किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। और फिर है खून के छींटे। खून के छींटे किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय की रचना है खून के छींटे। एक रचना और बची है पैरों में पंख बांधकर। पैरों में पंख बांधकर, तो ये किसकी रचना है? यह रचना है राम वृक्ष बेनी
पुरी की। ये रचना किसकी है? ये रचना है रामवृक्ष बेनीपुरी की। अब ये 4 रचनाएं जो आप लोग देख रहे हैं, इन रचनाओं को बिल्कुल विधिवत तैयार कर लीजिए। हो सकता है परीक्षा में इसमें से भी मिल सकती हैं और इसके अतिरिक्त भी बहुत सी रचनाएं हैं, उनमें से भी मिल सकती हैं। लेकिन जो मॉडल पेपर हल करवा रहे हैं, ये कहीं न कहीं आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब इसमें देखिए, इसमें जो अगला प्रश्न आता है, अभी तक ये देखा था विकल्प के रूप में कि इसमें से एक बताना था, ऊपर वाले में सही विकल्प चुनना था। लेकिन अब जो प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों में से लिखना होगा, कोई विकल्प नहीं होगा, बल्कि उन प्रश्नों में लिखना होगा। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। अब देखिए, यहां पर सबसे पहली बात तो आ गई है जीवनी। अब क्या हमको पता है कि जीवनी क्या है? देखिए, हिंदी में बहुत सी विधाएं हैं, जिनमें नाटक, कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्त, रिपोर्टाज, संस्मरण, भेंटवार्ता, जीवनी, तो ये जितनी भी विधाएं हैं, डायरी, तो एक विधा है जीवनी। अब हमको यहाँ पर क्या देखना है? किसी एक जीवनी लेखक का, जो जीवनी लिखा हो। तो जीवनी लेखक की अगर बात आई है तो हम किसको लिख देंगे? हम लिख देंगे विष्णु प्रभाकर को। किसको लिख देंगे? विष्णु प्रभाकर। अब अगर बात आए कि विष्णु प्रभाकर ने लिखा क्या है, विष्णु प्रभाकर ने कौन सी जीवनी लिखी है, तो विष्णु प्रभाकर ने लिखी है आवारा मसीहा। कौन सी जीवनी लिखी है? आवारा मसीहा। अब अगर बात ये आए कि विष्णु प्रभाकर ने जीवनी लिखी है, कौन सी जीवनी लिखी है? आवारा मसीहा लिखी है। अब आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? अगर ये कह दिया जाए कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, तो आवारा मसीहा है शरतचंद की जीवनी। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरतचंद की जीवनी है। ठीक, तो ओके साथियों, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। और फिर अगले वीडियो में इसका जितना भी भाग है इस मॉडल पेपर का, वो मैं आप लोगों के सामने पूरा एक एक करके हल कर दूंगा कि कहीं से कोई भी प्रश्न अगर आपका आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।